अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की। आखिर क्या विपक्षी दलों में अलग अलग रुख है महिला आरक्षण वाले विधेयक को लेकर। दरअसल लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण वाला नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पर लोकसभा में चर्चा जारी है। हमने कुछ देर पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाई भी कि वहां पर चर्चा लगातार लोकसभा में जारी। आज शायद पारित होने की भी उम्मीद है, लेकिन संसद में चट्टानी एकता दिखाने वाले विपक्षी गठबंधन में इस विधेयक को लेकर अलग अलग आवाजें उठने लगी हैं। क्या हैं वो अलग अलग आवाजें? बिहार के मुख्यमंत्री और महागठबंधन के मुखिया नीतीश कुमार ने इस बिल को समर्थन देने की बात कही है। कई और दल और कई नेता कह रहे हैं। नीतीश का हालांकि दावा है कि बिहार ने ये तो पहले ही करके दिखाया है, लेकिन आरजेडी जो उनकी पार्टनर है वो महिला आरक्षण में भी ओबीसी आरक्षण की अलग से व्यवस्था चाहती है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने भी इसे अपना बिल माना और कहा कि राजीव गांधी का सपना पूरा होने की उम्मीद वो इससे करती हैं अगर ये बिल पास हो जाता है तो। लेकिन गठबंधन की मजबूरी में कोटे के अंदर कोटा को भी सोनिया गांधी ने वक्त की जरूरत बताया, यानी कि ओबीसी आरक्षण की बात उन्होंने भी कह दी। फिलहाल संसद में 82 महिला सांसद हैं, लेकिन अगर बिल ये पास हो जाता है तो मौजूदा जो संख्या है उसी के हिसाब से 181 हो जाएगी 543 में से। तो क्या जिताऊ उम्मीदवार की आशंका के कारण विपक्षी गठबंधन को इसमें ज्यादा जोखिम लगता है क्या कि अगर महिलाओं को टिकट देंगे तो क्या पता वो जीत पाए या नहीं। 2019 में राहुल गांधी ने वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो सबसे पहले महिला आरक्षण बिल को पास करेंगे। हालांकि 2019 में नरेंद्र मोदी की दोबारा सरकार बनी। तो फिर आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे महिला आरक्षण विधेयक में किंतु परंतु क्यों जोड़ रहे हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तमाम तरह की चीजें। 27 साल से लटका भटका यह महिला आरक्षण बिल है और इसने 5 प्रधानमंत्रियों के दौर को देखा है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते ये पास हो सकता है। लेकिन हर बार सियासी अड़चन के कारण कानून नहीं बन सका। तो पीएम मोदी ने कहा कि शायद ईश्वर को यही मंजूर था कि ये शुभ काम भी उन्हीं के हाथों हो। तो 2014 से लेकर आज तक महिलाओं के वोट सबसे ज्यादा बीजेपी को ही मिले हैं। तो क्या विपक्ष ने इसे पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक मान लिया है कि इस कदम से बीजेपी को महिलाओं का और ज्यादा समर्थन मिलेगा? 2019 में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने ज्यादा वोट किया। जाति मजहब से ऊपर उठकर पीएम मोदी के समाज कल्याण कार्यों को महिलाओं ने खूब सराहा। विपक्षी दलों के गठबंधन में महिला आरक्षण का क्रेडिट लेने को लेकर होड़ लगी हुई है, लेकिन गठबंधन में ऊहापोह की स्थिति है कि इसके समर्थन में जाएं या फिर विरोध में चले जाएं। मनमोहन सिंह सरकार में आरजेडी और सपा ने यूपीए से समर्थन वापसी की धमकी दे दी थी और इस बिल को पास होने से रोक दिया था। राज्यसभा में तो पारित किया था, लेकिन लोकसभा में नहीं। आरजेडी के एक तत्कालीन सांसद ने तो बिल की कॉपी को ही मंत्री से छीन कर फाड़ दिया था और आसन की ओर उछाल भी दिया था। तो विपक्षी गठबंधन के सामने ऐसे कई मुद्दे हैं जो उन्हें एकला चलने को मजबूर करते हैं। अब कल सीपीएम ने उधर ऐलान कर दिया कि बीजेपी और टीएमसी से समान दूरी बनाकर रखेंगे। तो फिर विपक्षी गठबंधन में कैसे रहेंगे? हैरानी की बात है कि 26 दलों के विपक्षी गठबंधन की जो समिति बनी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी, उसमें सीपीएम ने नाम तक नहीं दिया, यानी कि उसके निर्णय में सीपीएम की कोई भूमिका ही नहीं। मध्य प्रदेश में उधर कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने विपक्षी गठबंधन इंडी अलायंस की पहली रैली को ही अनावश्यक करार दे दिया। कहा ये रैली करने की क्या जरूरत है? मध्य प्रदेश में जब आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस से ही मुकाबले के लिए खड़ी है तो फिर साझा मंच की जरूरत ही क्या है? क्योंकि वहां आम आदमी पार्टी और सपा अपने कैंडिडेट खड़े कर रही हैं, कांग्रेस पर हमला भी कर रही हैं। अलग अलग मुद्दों को लेकर बटी विपक्षी एकता क्या महिला आरक्षण पर अपनी चट्टानी एकता रख पाएगी? ये आज का सबसे बड़ा सवाल है। तो ये बड़ा सवाल है, इसी की पड़ताल हम करने वाले हैं। लेकिन देखिए जरा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि वो महिला सशक्तिकरण के हिमायती रहे हैं और इस विधेयक का समर्थन भी करेंगे। महिला आरक्षण तो जरूरी है, तो हम तो शुरू से मांग कर रहे हैं। आप लोग अगर देखिएगा तो पौराणिक जब हम पार्लियामेंट में थे तभी से हम लोगों का ये है, तब हो रहा अच्छी बात है। सब जगह जो महिलाओं के लिए जो काम किए हैं, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जरूर उनका होना चाहिए, उनको बिल्कुल मिलना चाहिए आरक्षण। तो नीतीश कुमार समर्थन की बात कर रहे हैं, लेकिन
है, इसमें किंतु परंतु है कई दलों के द्वारा, कई नेताओं के द्वारा। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सलाहकार संपादक हमारे विनोद मिश्र जी, साथ में हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर गीता भट्ट जो कि राजनीतिक विश्लेषक और शिक्षाविद भी हैं, और साथ में हमारे साथ जयशंकर गुप्ता जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत गीता जी, और जयशंकर सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं थोड़ा सा विस्तार देता हूं चर्चा को विनोद जी के जरिए। विनोद जी, समर्थन करने के लिए तो ऐसा लग रहा है अभी तक जितने सुर सामने आए हैं कि उसमें, हालांकि पहले वो दौर था जब समाजवादी पार्टी आरजेडी ने इसका विरोध किया था, बिल की कॉपी तक फाड़ दी थी, लेकिन अभी जो सुर आ रहे हैं, जितने से सुर अभी तक आए, उसमें विपक्ष में या विरोध में सुर तो नहीं सुनाई पड़ रहा, लेकिन बहुत सारे इसमें किंतु परंतु जोड़ रहे हैं। कोटे के अंदर कोटा चाहिए, बात जब भी महिला के हक की आती है, आधी आबादी के हक की आती है, हम जानते हैं इस बिल का क्या इतिहास रहा है। आपको क्या लगता है कि इस बार भी वैसी कोशिश तो होगी, लेकिन इस महिला आरक्षण विधेयक ने 5 प्रधानमंत्री देखे हैं और लगता है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए शायद ये पारित आज हो जाएगा लोकसभा से? लाल जी, अगर हम आपकी रिपोर्ट से आए तो आप कह सकते हैं कि नए संसद भवन का ये पहला और नया बिल है जी। और इस बिल में जाहिर सी बात है, जो कल प्राइम मिनिस्टर मोदी को सुना होगा आपने, और वो जिस तरह से एक नए उत्साह के साथ में, नई उमंग के साथ में नारी शक्ति वंदन की बात करते हुए जब उन्होंने कहा कि देश के नीति निर्धारण के व्यवस्था में महिलाओं को अपना स्थान मिलना चाहिए, उनकी भागीदारी बढ़नी चाहिए, तो ये आप कह सकते हैं कि एक नए भावना की बात, भवन के साथ साथ जो भावना की बात कह रहे थे वो उस पर परिलक्षित है। लेकिन अब सवाल ये है कि जब विपक्ष के लोग इसे मोदी मास्टर स्ट्रोक मानते हैं तो जाहिर सी बात है वहां पे राजनीति की बात तो होगी, और वो भी तो राजनीति करने आए हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि वो कुछ ऐसे समाज सेवाएं हैं जिनमें उनको सत्ता नहीं चाहिए जी। तो वो जाए, आप ये देखिए कि कल से सोनिया गांधी, जब से ये बिल की चर्चा शुरू हुई, महिला आरक्षण बिल की, उसको अपने ऑन किया है कि कांग्रेस पार्टी का है। अब ये अलग बात है कि उनसे अगर कोई पूछे कि कांग्रेस के 2010 के बिल में और आज के बिल में क्या अंतर है, तो इसकी तो चर्चा बाद में हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर ये अच्छी बात है कि जो बात प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कल कहा था और रिक्वेस्ट अपील भी की थी सारे सांसदों से कि एक से सर्वसम्मति से एक स्वर में इसको पास किया जाना चाहिए कि ये आधी आबादी का हक का मामला है। आज़ादी के 75 साल में अमृतकाल में जो ये स्पेशल सेशन है, जो ये खास बहस है, उसमें कुछ न कुछ जो है आधी आबादी के हक में मिलते हुए दिखना चाहिए। अब ये सबसे बड़ा सवाल तो इसलिए बन गया है कि जब आप कहते हैं ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक है, तो जाहिर सी बात है इसमें राजनीति के अलग अलग आयाम आपको दिखने लगे हैं। और ये आयाम इसलिए दिखने लगा है कि अब इंडिया गठबंधन के सामने में मुश्किल क्या है कि जिस दौर में मनमोहन सिंह के दौर में, जब आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि जो आरजेडी के सांसद ने वहाँ ये बिल का कॉपी को फाड़ के और आसन के नज़दीक फेंक दिया था, वो लोग तो आज इंडिया गठबंधन में हैं। वो यूपीए के जो लोग थे जो कह रहे थे कि हम सत्ता गिरा देंगे अगर ये बिल आया तो, लेकिन आज उनके स्वर बदले हुए हैं। आज वो कह रहे हैं कि हम बिल का समर्थन करते हैं, लेकिन इसमें वो एक दूसरी व्यवस्था चाहते हैं, उसमें एक कोटे के अंदर में एक कोटा की बात वो करते हैं। लेकिन जो भी ये एक तरह से आप कह सकते हैं ये उनका अपना नैरेटिव है, जो नैरेटिव आज पहली बार सोनिया गांधी ने भी दी। सोनिया गांधी ने जिस तरह से उसके अंदर में, आप जाति गणना की बात आपने नहीं सुना होगा कि इस बिल में कभी इस तरह का कोई प्रपोजल आया था पिछले 27 साल के इस बिल की चर्चा में। सोनिया गांधी ने आज इसमें जाति गणना की बात भी रखी। दूसरी बात, उन्होंने ओबीसी एससी एसटी के लिए आरक्षण की बात भी की, जो व्यवस्था में कल जिस तरह से लॉ मिनिस्टर ने इसको पेश करते हुए बताया कि एससी और एसटी के अपने ही कोटे में उसका आरक्षण कोटा में है, व्यवस्था है। तो ये सारी चीजें इसलिए हो रही है कि सबके सामने में टारगेट मिशन 2024 है जी। और मिशन 2024 जब है तब उन्हें लगता है कि इन सारी स्थितियों में कहीं फायदा सिर्फ बीजेपी के कोटे में न चला जाए, तो इसलिए ये अलग अलग कोशिश हो रही है। 2014 से 2019 तक का जो अगर आप आंकड़ा देखें देश का, तो सबसे 2019 में तो आपने देखा कि 67% महिलाओं की वोट जो हुई थी, रजिस्टर्ड हुई थी, और मैक्सिमम वोट जो है उसमें बीजेपी को पड़ी थी, मोदी को पड़ी थी। तो ये चिंता विपक्ष के लिए स्वाभाविक है। अब ये चुनौती इंडिया गठबंधन का है कि आज लोकसभा में जब ये बिल पास होगा तो उसके समर्थन में कितने लोग साथ दिखेंगे और कितने लोग विपक्ष में दिखेंगे। लौटता हूं आपके पास और जयशंकर सर के पास आऊं, उससे पहले आज गीता जी के पास चलता हूं। गीता जी,
लगभग 3 दशकों का इतिहास रहा है इस बिल का, और आपने भी ये जरूर देखा होगा कि कई बार इसको लटकाने भटकाने की कोशिश हुई। जब भी महिलाओं के हक की बात आई तो उसमें कुछ न कुछ जोड़ दिया गया। इस बार आपको क्या लगता है? इस बार ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से इसको अपने हाथ में लिया, इस बार उम्मीद लग रही है कि ये इस बार पारित हो जाएगा। बिल्कुल, आज तो शायद लोकसभा से पारित हो ही जाए, आगे चलकर राज्यसभा से भी। गीता जी जी, देखिए, अगर आप देखें जो एक राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है, इस बिल की जो है 27 साल का इसका इतिहास है। जी जी। और इस इतिहास में अभी जो है मिश्रा जी ने भी बताया कि किस प्रकार से कितने थपेड़े इस बिल को खाने पड़े अलग अलग समय पे। और आज लेकिन जो अंतर है पिछली सरकारों में और आज की सरकार में, वो ये है कि एक जो इच्छा शक्ति जो है कि महिलाओं को आज यह अधिकार देने का समय 21वीं शताब्दी में आया है, और इसको प्रधानमंत्री जी इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं। और इस कारण से इस बात की पूरी उम्मीद है कि यह बिल पारित होना चाहिए। अगर आप देखें तो जिस प्रकार से, और सबसे जो मैं कह रही हूँ एक बड़ा आनंद का विषय है कि ऐसे बड़े कम समय आए हैं कि जब कि कोई जो अभी जो राजनीतिक दल व्यवस्था में है, सरकार में है, वो कोई बिल लेके आता है और उस बिल की ओनरशिप हर कोई जो विपक्षी दल है वो भी उस बिल की ओनरशिप लेना चाह रहे हैं। जी जी, दिलचस्प तो ये देखकर कहीं ना कहीं बड़ा आनंद भी आ रहा है देख के कि हर कोई इस बिल की ओनरशिप चाह रहा है कि ये हमारी वजह से हुआ, हमारी वजह से हुआ। ठीक है। लेकिन राजनीतिक कारणों से हर कोई उसमें कोई ना कोई, अगर आप देखें तो, क्योंकि शायद हर किसी को ये लग रहा है कि श्रेय तो क्योंकि इसको प्रस्तुत करने वाले और जो इच्छा शक्ति है वो सरकार की है जी, और प्रधानमंत्री जी की है, तो कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को मन में थोड़ा सा यह भय भी है कि हम कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि हमें इसका कोई श्रेय ना मिले। और इसके कारण आप देखिए तो बहुत सारे मतलब पूर्णतः राजनीतिक कारणों से इसे कहीं ना कहीं इसको अड़ंगी देने का जो प्रयास किया जा रहा है। कभी कोई विषय लाया जा रहा है, कभी ओबीसी रिजर्वेशन का विषय लाया जा रहा है, कभी परिसीमन का विषय लाया जा रहा है। कुछ चीजें, परिसीमन भी तो इसी संसद ने ही तो तय किया था 2002-03 में, कोई बाहर से तो तय होके आया नहीं, और ना ही इसको मोदी सरकार ने तय किया है। ठीक है। तो जो संसद है उसी ने इसको तय किया था कि 2026 के बाद डिलिमिटेशन होगा। तो ऐसे विषय आगे आने वाले समय में बिल को आने तो दीजिए, बिल्कुल, और उसमें आगे संशोधन तो होते रहेंगे। ठीक, लौटता हूं आपके पास। जयशंकर सर, जो हम देख रहे हैं इस बार लगता है, जैसे कहते हैं ना कि कोई जब शुभ कार्य होना होता है तो कहा जाता है कि भाई सारे ग्रह नक्षत्र वगैरह बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। जो हमारे यहाँ कहावत है कि राहु केतु भी अपनी दिशा बदल लेते हैं, ऐसा लग रहा है क्या कि इस बार जो है वो इस बिल के पारित होने का समय आ गया है? और दूसरी बात ये भी बताइएगा कि कहीं न कहीं इसको लेकर के विपक्षी दलों के सामने एक दुविधा तो आ गई है, जब इस विपक्षी गठबंधन के अलग अलग दल अलग अलग रुख लेने को मजबूर हो रहे हैं और किंतु परंतु जोड़ रहे हैं। लालचंद, पहली बात तो यह है कि इस घड़ी का इंतजार हम सबको रहा है 3 दशक से लगभग। हाँ, कि महिलाओं को, आधी आबादी को सशक्तिकरण हो, उनका उचित उनको प्रतिनिधित्व मिले संसद में, विधायिकाओं में, राजनीतिक दलों के संगठन में मिलना चाहिए। दुर्भाग्य से बातें सारे राजनीतिक दल करते रहे हैं, लेकिन इसको अमली जामा पहनाने का काम कोई करता नहीं रहा है। हमने कल 1-2 दिन पहले भी सवाल उठाया था, अन्य चैनलों पर भी उठाया था जी। कि भाई कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? भाजपा की जो संसदीय बोर्ड है भाजपा का, जो सर्वोच्च नियामक संस्था है, नीति निर्धारक संस्था है, उसमें कितनी महिलाएं हैं, कितने परसेंट है? इस पर देख लेते हैं हम। आप स्वेच्छा वाली बात उठा रहे हैं ना? दूसरा स्वेच्छा बनाम बंधन जो है, नहीं तो बंधन तो राजनीतिक दलों पे नहीं रहेगा, अपने संगठन में नहीं रहेगा, विधायिकाओं के लिए रहेगा, संसद के लिए रहेगा। दूसरी बात यह है, जो 2010 में जो विधेयक राज्यसभा में पास हुआ था जी, लोकसभा में वो पेश नहीं हो पाया था। पास होने की बात नहीं थी, पेश ही नहीं हो पाया था। क्यों नहीं हो पाया था? क्योंकि एक तो सरकार
बहुमत में थी, लेकिन वो साझा सरकार थी, उसमें आरजेडी, जनता दल के लोग, ये अपना समाजवादी पार्टी भी सपोर्ट कर रही थी और सारे लोग भी थे। मायावती जी का था बहुजन समाज पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बहुतायत सांसद जो हैं मुखर होकर के इसके विरोध में बात कर रहे थे कि ये विधेयक लोकसभा में आया तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। अच्छा, क्यों विरोध करेंगे? कि इसमें ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए अलग से कोटे की बात नहीं है, ये होना चाहिए, ये उनकी मांग थी। अब इसके बाद इतने वर्षों के बाद, 9 साल तो रहे मोदी जी की सरकार, 9.5 साल हो गया है, ठीक है। अब ला रहे थे तो सबको ये उम्मीद लगी थी कि इस बार जो संशोधित करके लाएंगे विधेयक, उसमें ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए अलग से कुछ प्रावधान होगा, क्योंकि जिन कारणों से के लिए तो शायद है नहीं है। वो एससी एसटी वही सीटें हैं जो एससी के लिए रिजर्व होंगी, उसी में से महिलाओं को होगा, अलग से नहीं है उनका। तो अच्छा, अब ये जैसे आपने कहा कि विपक्षी गठबंधन में अलग अलग आवाजें आ रही हैं, एकदम नहीं आ रही हैं। एक ही आवाज है। कांग्रेस ने भी यही कहा है, सोनिया गांधी ने यही कहा है। जनता दल, नीतीश कुमार से पूछा गया, नीतीश कुमार ने कहा कि हम इसका पूरी तरह समर्थन करते हैं, जितनी जल्दी पास हो ये है। लेकिन उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ललन, जो लोकसभा के सदस्य भी हैं, उनका बयान आया है, उन्होंने ओबीसी वाली बात, हाँ, उन्होंने भी कहा है कि ओबीसी और एससी एसटी को अलग से कोटा विदिन कोटा होना चाहिए। ठीक है। तीसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बहुत बड़ा तबका, खास तौर से जो ओबीसी लीडरशिप है, वो इस बात के लिए अड़ी हुई है। लेकिन ऑन रिकॉर्ड किसी ने कही क्या? मैं बता रहा हूँ, ये पढ़ लीजिए आप। ये उमा भारती जी का ट्वीट आया है। अच्छा, मैं महिला आरक्षण बिल का स्वागत करती हूँ, लेकिन इसमें ओबीसी श्रेणी की महिलाओं को विशेष स्थान नहीं दिया गया। मैं इसका विरोध करूंगी। और ओबीसी महिलाओं को, भारतीय अभी ना तो सरकार में किसी पद पर है ना पार्टी। हाँ, लेकिन पार्टी की नेता है, केंद्रीय मंत्री रही हैं। अच्छा, ये बात सच है। हाँ, रही हैं। लेकिन अभी मौजूदा दौर में वो पार्टी में भी कोई पदाधिकारी नहीं है। नहीं, लेकिन मेरा कहना है लालचंद जी कि जब ये राजनीतिक इशू बनेगा, जब चुनाव आएगा, अभी जब विधानसभाओं के चुनाव होंगे, मध्य प्रदेश में होगा, छत्तीसगढ़, राजस्थान में होगा, तो राजनीतिक दल उठाएंगे सवाल। भाजपा के जो ओबीसी लीडरशिप है, उनको जवाब देना थोड़ा मुश्किल होगा कि भाई एक प्रधानमंत्री, ओबीसी प्रधानमंत्री रहते हुए भी ओबीसी और एससी एसटी के हितों को मारा गया। तो ये सवाल तो लोग उठाएंगे। ठीक, लौटता हूँ आपके पास। विनोद जी, जो बात जयशंकर जी कह रहे हैं कि देखिए, इन चीज़ों को लेकर के दो बातें इन्होंने प्रमुख तौर पर कही। एक तो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी आवाज़ है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि बाकी जो विपक्षी दल हैं उनका सुर लगभग एक जैसा ही है, क्योंकि वो सब मिल करके उस तरह की मांग कर रहे हैं। लाल जी, मुझे तो मैं कहूँ, मैं हंसी तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है क्या? जयशंकर जी हम लोगों के बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, और हम लोग जयशंकर जी को पढ़ते रहे हैं, लेकिन वो अगर अपोजिशन के इसके ट्रैप में हैं, तो मुझे लगता है कि नहीं, मैं किसी के ट्रैप पे नहीं रहा। अगर ये ट्रैप में नहीं है तो सर, ये ट्रैप में नहीं है तो ये विपक्ष जो भ्रम फैला रहा है कल से, आप ये बताइए कि लोकसभा में ओबीसी रिजर्वेशन के लिए कौन सा संवैधानिक व्यवस्था है सांसदों के सीट के लिए, जो इस महिला आरक्षण में उनको नहीं दिया गया है? ऐसा है क्या? अगर लोकसभा में किसी सांसद के लिए, ओबीसी के लिए आरक्षण नहीं है, तो इसमें ऐसा कौन सा प्रावधान लाया जाएगा संवैधानिक रूप से कि उनको एक सीट लिमिट किया जाएगा? दूसरी बात कि जो आपका संवैधानिक रूप में आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में जो एससी और एसटी के लिए जो आरक्षण है, तो उसमें जो रिजर्व सीटें हैं, वो संवैधानिक व्यवस्था है। और उसी व्यवस्था में जो 33% जो है कोटे के अंदर कोटा जो है, इसी को कहते हैं, और वो व्यवस्था की गई है। एससी के लिए आप अगर ये देखिए कि उसमें भी 42 सीटें बन जाती है महिलाओं के लिए। एसटी में भी आप देखिए कि 16 से 17 सीटें बन जाती है महिलाओं के लिए। तो ये ऑलरेडी कोटे के अंदर में कोटा है। ये संवैधानिक व्यवस्था के बीच में अगर कोई इसमें भ्रम फैलाते हैं कि इसमें ओबीसी नहीं लाए, इसमें एससी नहीं लाए और इसमें एसटी नहीं लाए, तो जाहिर सी बात है वो बिल का विरोध करने से एक बजाय वो लोगों के बीच में भ्रम फैला रहे हैं कि ऐसा चीजें होना चाहिए। एक चीज और जोड़ते हैं विनोद जी, वो ये कि देखिए, जहां पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण हासिल है, क्या वहां कोटा विदिन कोटा लागू किया गया है क्या? है,
मैं इसमें क्या कह रहा हूँ, पंचायतों में अक्सर आप देखेंगे कि बिहार में आप देखिए, यूपी में देखिए, जयशंकर जी को हमसे ज्यादा पता है। एक तो वहाँ पार्टी पे कोई सिंबल पे वहाँ इलेक्शन होता नहीं है। आप बिहार में आप देखेंगे कोई सिंबल पे इलेक्शन नहीं है, और वहाँ जो इलेक्शन है उसमें कोटा से पहले से फिक्स होता है कि वहाँ उन्होंने बनाया हुआ है कि 33% या 50% तो आप नीतीश जी का क्लेम है, तो उसमें अलग अलग वो डेमोग्राफी के हिसाब से वो एक तरह से कास्ट सेंसस तो अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन वो जनरलाइज किए हुए हैं कि ओबीसी के इस कैंडिडेट का है, ये महिला के दूसरे जनरल महिला के लिए है, इसमें एससी महिला के लिए है, तो ये व्यवस्था उन्होंने लोकल लेवल पे बनाई हुई है। लेकिन अगर आप यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा की बात जब आप करेंगे तो संवैधानिक व्यवस्था में आनी पड़ेगी कि क्या अभी तक लोकसभा के किसी चुनाव में आपने देखा है कि ओबीसी के लिए अलग से सीट रिजर्व हुए हैं? ये तो अभी तो अगर एससी एसटी के लिए सीट रिजर्व पहले से है तो उसी व्यवस्था में 33% उसी में दिया गया है। तो ये साफ है। अब इसमें जो भ्रम है उससे मैं अलग बात कह रहा हूँ कि इसमें दिक्कत क्या है। और जयशंकर जी बहुत बढ़िया आपने बताया कि मोदी जी ने एक साहस किया है, तो जरूर जाहिर सी बात है। आप देखिए, अब कई लोग कह रहे हैं कि इसको अभी क्यों कर रहे हैं, अब अभी तुरंत क्यों नहीं कर रहे हैं 2024 में, उसको आप 2029 में ये लाएंगे। तो ये सारी चीजें करने के साथ में आपको पता है कि जो संविधान की व्यवस्था है उसमें डिलिमिटेशन भी एक शर्त है। जब आप आरक्षण में जाएंगे, रिजर्वेशन और कोटा की बात करेंगे, तो उसमें आपको उस समय का एक्चुअल पॉपुलेशन और डेमोग्राफी का चाहिए, और वो तब पूरा होगा जब उसके बाद ये लागू होगा। लेकिन ये क्रेडिट तो आप ये मोदी को देने से बच रहे हैं कि इतने 27-28 साल की जो आधी आबादी का संघर्ष है उसे अपना कम से कम संघर्ष पूरा होते हुए आज लोकसभा में ये बात तो है। इस क्रेडिट को तो कोई नहीं हटा सकता, ये बात सच है। लौटता हूं आपके पास। गीता जी, जो बात ये जयशंकर जी उठा रहे थे कि देखिए आप जो मांग है कोटा विद इन कोटा वो सब जगह पर है और वो मुद्दा बनेगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये मुद्दा बनेगा या फिर ये बात सबसे प्रमुख रहेगी कि महिलाओं को आरक्षण देने का काम जो कि करीब 3 दशक से लंबित था वो अब हो रहा है, पूरा हो रहा है? देखिए, ये जो विषय है इसको लेकर महिलाओं में आप देखें एक बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता है जी। और अगर आप 21वीं शताब्दी में देखें तो जैसे अभी ये डेटा भी प्रस्तुत किया गया कि 2000 अगर आप देखें अलग अलग जो विधानसभा के भी चुनाव हैं उनमें पुरुषों और महिलाओं की जो मतदान देने का जो उनका प्रतिशत है वो प्रतिशत लगभग विधानसभाओं में भी या तो बराबर है या ज्यादा ही है। कुछ में तो मुझे लगता है बिहार में के चुनाव में तो थोड़ा ज्यादा था जी। तो कहीं ना कहीं एक वो जागरूकता अपनी जो राजनीतिक उनके अधिकार हैं उनके लिए उनकी जागरूकता बढ़ती रही है समय समय पर। और आज एक महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाएं उनको एक मतदाता के रूप में, एक वोट बैंक के रूप में, एक वो अपने आप में बहुत सशक्त कड़ी है जिसे कि हर राजनीतिक दल आज उस कड़ी को देख रहा है। और यही कारण है जो कि आज 2010 में जिस प्रकार से जो क्षेत्रीय दल थे आरजेडी और सपा, उन्होंने और उनके बड़े बड़े नेताओं ने जिस प्रकार की कई अभद्र टिप्पणियां संसद में करी, संसद के बाहर करी, वो आज किसी की आज कोई ऐसी जो चेष्टा है वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो आज ये देख पा रहे हैं कि महिलाएं अपने आप में एक वोट बैंक है और वो उनके से जुड़े हुए जो विषय हैं, जो समाज है उसमें जिस प्रकार की चुनौतियां हैं उनको सबसे ज्यादा जूझने वाली महिलाएं हैं। ठीक है। तो महिलाओं को लेकर आज एक राजनीतिक दल भी इस बात के लिए सचेत हैं कि हम महिलाएं एक वोट बैंक के रूप में आज उनका एक स्थान है और उनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल। मैं लौटता हूं आपके पास जयशंकर सर, लौटता हूं गीता जी। जयशंकर सर, आपसे एक मैं महत्वपूर्ण सवाल ये पूछना चाहूंगा कि देखिए जिन नेताओं ने, जिन दलों ने इसका विरोध किया, ठीक, कोटा के अंदर कोटा कह करके, क्या क्या कुछ नजारा हमने संसद के अंदर नहीं देखा? बिल लेकर के फाड़ा गया, ममता बनर्जी ने दरोगा प्रसाद राय को जाकर रोका था, दरोगा प्रसाद सिंह को या किसी को, समाजवादी पार्टी के एक सांसद को, जब वो आसन की तरफ बढ़ रहे थे, वो इसी बिल की बात थी। मुझे ये बताइए आज की तारीख में क्या सभी पार्टियों पर, सभी नेताओं पर महिला आरक्षण बिल को लेकर इतना दबाव बन गया है कि अब ऐसा लगता है कि सारी पार्टियां लगभग इस बात के लिए राजी हो गई हैं कि वो अपनी बातों को छोड़कर इसे पारित कराएंगे? सबसे पहले तो मैं आपसे बताऊं लालचंद जी कि विनोद ऐसे पत्रकारों में है जिनकी मैं बहुत
कद्र करता हूँ जी, और अच्छी जानकारियां रखते हैं, अच्छी बातें करते हैं जी। लेकिन उनको एक चीज़ मैं साफ करना चाहता हूं कि जयशंकर गुप्त कभी किसी के ट्रैप में नहीं आते हैं, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो। अपनी बात करता हूं, जब मैं समझता हूं उसको बात करता हूं। जी बिल्कुल। अब ये बात रह गई कि 2010 वाले महिला आरक्षण विधेयक में और इसमें फर्क क्या है, और अगर कोई खास फर्क नहीं है जी, उस समय भी ओबीसी के लिए अलग से प्रावधान नहीं था, SC ST के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं था, तो उस समय ही क्यों नहीं पारित कराया गया? उस समय जब देखिए भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में थी उस समय, और उसके तमाम बड़े नेता खुल करके इसके खिलाफ बोल रहे थे। मेरे पास वीडियो रखा हुआ है महंत आदित्यनाथ जी का, जो आज उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के अंदर इस पर बहस कराऊंगा और इसको पारित नहीं होने दूंगा। ये उनका बयान है। आज भी अभी दिखाया मैंने आपको उमा भारती जी का। और ये बात सही है कि संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है कि ओबीसी के लिए अलग से सीटें रिजर्व हों, तो अगर नहीं है तो इसी के लिए तो संविधान का संशोधन हो रहा है। भाई महिलाओं के लिए भी आरक्षण तो नहीं था पहले, अब आरक्षण हो रहा है तो इसीलिए संशोधन हो रहा है। तो अगर संशोधन जब हो ही रहा था संविधान में, तो लोगों को ये लगा था कि मोदी जी चूंकि एक तो ओबीसी खुद अपने ओबीसी प्राइम मिनिस्टर है, वो इसको कुछ लागू कराएंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जहाँ तक सवाल है कि 2029 से लागू होगा, बात जाहिर है इसमें बहुत सारी जटिलताएं आएंगी सामने। जनगणना करानी होगी, जनगणना के बाद फिर 2011 की जनगणना के आधार पर सीटों का परिसीमन होगा। हमको लगता है कि लोकसभा की सीटें भी बढ़ जाएंगी उस समय तक, और फिर बहुत सारी विधानसभाओं से इसके लिए एंडोर्समेंट भी लेना पड़ेगा। तो ये सारे सवाल तो आएंगे ही। मुझे लगता यह है कि शायद विधेयक तो पारित कराएंगे लोग, सारे लोग लोकसभा में तो ऐसे ही पारित हो जाएगा, लेकिन राज्यसभा में मुझे लगता है कि इसमें कोई संशोधन जरूर लाएंगे लोग, और उसमें संशोधन में कहेंगे कि ओबीसी SC ST के लिए अलग से प्रावधान हो। अब अगर सरकार उसको मानती है ठीक, नहीं मानती है तो विपक्ष इसको चुनावी मुद्दा बनाएगा। आप ये कह रहे हैं, तक लगता है आप ये कह रहे हैं लोकसभा में तो कोई दिक्कत नहीं है, असली परीक्षा इसकी राज्यसभा में होगी। कि क्या उसमें कुछ प्लस माइनस होता है या नहीं होता है? चलिए, हम सभी उम्मीद करते हैं कि वो समय आ गया है कि महिलाओं के लिए ये बिल पास हो, आधी आबादी को उनका हक मिले। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जयशंकर सर जुड़ने के लिए, विनोद जी आपका भी, और गीता जी आपका भी इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए।